Hello everyone, I am Shivani. Welcome back to our genetic series. This is part second and today we are exploring postulates of Mendel. आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे. मेंडल ने 4 पोस्टुलेट दिए हैं जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है पेयर्ड करेक्टर, सेकंड पोस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. इसे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. एंड सेकेंड जो पोस्टुलेट मेंडल ने दिया है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इस तरह से मेंडल ने ये 4 पोस्टुलेट दिए हैं जिन्हें आगे जो है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, इट इज़ गिवन बाय कार्ल कॉरेंस ने. इस तरह से मेंडल ने जो दिए हैं वो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, लेकिन इन्हें आगे चलकर लॉज का नाम दिया जाता है. तो कभी कभी कुछ बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट लॉ कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को सेकंड लॉ कहा जाता है, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को थर्ड लॉ कहा जाता है. बट बेसिकली ये लॉज नहीं थे, ये पोस्टुलेट्स थे जो मेंडल ने दिए थे. और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है. अब वन बाय वन हम सबसे पहले इन सभी पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पोस्टुलेट है पेयर्ड करेक्टर, जो उसमें मेंडल ने कहा था फैक्टर प्रेजेंट जो होते हैं वो इन पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो मेंडल ने फैक्टर्स कहा था जीन को, मेंडल ने इन जीन्स को फैक्टर कहा था. पहले इन्हें फैक्टर कहा जाता था, देन अब जो हम इन फैक्टर्स को कहते हैं वो हम बेसिकली जीन्स कहते हैं. तो मेंडल ने उन्हें जीन ना कहकर क्या कहा था, फैक्टर कहा था. और उन्होंने बताया था कि ये फैक्टर जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर टॉल है तो टॉल में जो करेक्टर्स हैं या फैक्टर्स हैं या जीन हैं, अगर हम इन्हें फैक्टर ही कहें, अभी फर्स्ट हम इनको फैक्टर ही कहेंगे अभी, लेकिन बाद में हम इन्हें जीन कहेंगे. तो ये जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि यहाँ पे टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी जो है वो पेयर में प्रेजेंट है. तो फर्स्ट उन्होंने कहा था कि ये फैक्टर जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है. ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है व्हेन होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट. इनका ये मतलब है कि जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट होता है जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर है एंड स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव करेक्टर है. तो होमोजाइगस अगर हम डोमिनेंट ले रहे हैं और होमोजाइगस हम रिसेसिव लेते हैं, उन दोनों को अगर क्रॉस करवाया जाता है, द करेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट करेक्टर. जो करेक्टर हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलता है, तो F1 जनरेशन में हमें दिखता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो कैपिटल टी जो है इस डोमिनेंट जो है वो कैपिटल टी खुद को ही यहाँ पे शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिसेसिव जो स्मॉल टी है वो शो नहीं होता है. तो हमें जो प्लांट देखने को मिलता है वो टॉल ही देखने को मिलता है, ड्वार्फ प्लांट इसमें नहीं देखने को मिलता है. तो कैपिटल टी अपनी प्रेजेंस को ही इसमें डोमिनेट करता है. तो इस तरह के करेक्टर को कहा जाता है डोमिनेंट करेक्टर. जो करेक्टर F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं, और विच डू नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज रिसेसिव करेक्टर. और जो करेक्टर जो है F1 जनरेशन में हमें नहीं देखने को मिला, दैट इज स्मॉल टी जो है नहीं देखने को मिला, तो वो रिसेसिव है. तो इस तरह से रिसेसिव यहाँ पे स्मॉल टी है और डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल टी है. तो ये उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का जो हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसका ही एक्सेप्शन है जो हम देखेंगे. नेक्स्ट हम थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, और इसी लॉ को कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी इसे ही कहा जाता है. इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ फैक्टर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. तो जैसे कि हमने देखा कि इस तरह से जीन जो हैं या फैक्टर जो हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हमने देखा अभी तक कि पेयर में ये प्रेजेंट होते हैं. और जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो गैमीट फॉर्मेशन में ये सेग्रीगेट होते हैं, और सेग्रीगेट होने के बाद सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन कॉपी ऑफ फैक्टर रिसीव्ड बाय ईच गैमीट. अब जो इसमें गैमीट बनते हैं, इन गैमीट में सिर्फ हमें एक ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, वन कॉपी ऑफ फैक्टर रिसीव्ड बाय ईच गैमीट. हेंस गैमीट आर ऑलवेज प्योर. और जो गैमीट होते हैं वो बिल्कुल प्योर होते हैं, इनमें नो मिक्सिंग या ब्लेंडिंग जो है वो नहीं देखने को मिलती है. गैमीट्स में नो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग होती है. तो इन तरह के गैमीट्स को प्योर गैमीट्स कहा जाता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहा जाता था. तो ये दिया था उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट फोर्थ,
that is second law of inheritance. It is also called as law of independent assortment and law of free recombination, इसे ही कहा जाता है। ये बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जिसमें हम टू पेयर ऑफ करेक्टर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पेरेंट 1 जो लेते हैं एंड पेरेंट 2 लेते हैं। इनमें हम दो करेक्टर लेते हैं, सीड का कलर और सीड की शेप। तो शेप लेते हैं एक हम राउंड एंड रिंकल। सेकेंड हम जो शेप कलर लेते हैं दैट इज येलो एंड ग्रीन। तो एक तरफ राउंड येलो लिया हमने और एक तरफ रिंकल्ड ग्रीन लिया। जब हम इनमें गैमेट फॉर्मेशन करते हैं ईच फैक्टर से हमें एक गैमेट देखने को मिलता है। इस तरह से ईच फैक्टर से एक गैमेट जो है वो सेग्रीगेट होता है। देन इसके बाद जो F1 जनरेशन देखने को मिलती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, नॉर्मली डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें जब सेल्फिंग होती है तो उसमें हमें 9:3:1 देखने को मिलती है, जिसमें कि 9 जो है वो राउंड येलो होते हैं और ये राउंड येलो जो है पेरेंट 1 से सिमिलर होता है। और 1 जो हमें देखने को मिलता है रिंकल ग्रीन देखने को मिलता है जो कि पेरेंट 2 से बिल्कुल रिलेट करता है। लेकिन इसमें जो 3:3 देखने को मिलती है इसमें आते हैं राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो। राउंड ग्रीन कैसे आएगा? राउंड ग्रीन तब आएगा जब ये कैपिटल आर जो है इस स्मॉल वाई के साथ भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। और रिंकल्ड येलो कैसे आएगा? जब ये स्मॉल आर जो है वो इस कैपिटल वाई के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये जीन्स हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ अनदर जीन। तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है ये अलग से हमें देखने को मिलता है, ये इंडिपेंडेंटली ये जीन जो है वो इनहेरिटेंस शो करते हैं, उसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि हमारे पास इस तरह से ये जीन जो है ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ हमने देखा कि कैपिटल आर है और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वाई है। तो ये कैपिटल वाई जो है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है और ये कैपिटल वाई जो है इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है। तो ये कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है और ये कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है दैट इज नोन एज, और इसकी एक्सेप्शन हम देखते हैं लिंकेज में। अगर हम अकॉर्डिंग टू मेंडल की बात करें तो इस तरह से हमारे पास ये क्रोमोसोम है और इन क्रोमोसोम पे ये जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई जो जीन है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल जो है, या स्मॉल आर जो स्मॉल वाई जो जीन है क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है ये भी बहुत दूर है। G1 फेज में ये ग्रोथ करते हैं और खुद को S1 फेज के लिए या रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम 1 की रेप्लिकेशन हमें S1 और G2 फेज में जब इनकी रेप्लिकेशन देखने को मिलती है तो ये R एंड Y जो है वो रेप्लिकेट करके इस तरह से इनकी एक और कॉपी हमें देखने को मिलती है। रेप्लिकेशन इनकी होती है S फेज में। इस तरह से कैपिटल आर भी रेप्लिकेट करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई भी रेप्लिकेट करते हैं। जब इनकी रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है देन हमें इनमें देखने को मिलती है क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर जो है इनमें देखने को मिलती है और ये कैपिटल आर जो है ये क्रॉस होता है स्मॉल आर के साथ। अगर हम एक की ही क्रॉसिंग ओवर यहाँ देखते हैं तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये आर जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये कैपिटल आर जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो हमें जो गैमीट फॉर्मेशन देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू मेंडल जो है वो जो गैमीट बनते हैं इस तरह से कैपिटल आर तो रहेगा, तो कैपिटल आर हमें देखने को मिलता है। और जब ये आर इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे आर देखने को मिलता है जिसकी वजह से स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई इस तरह से सेकंड गैमीट देखने को मिलता है। और जब ये कैपिटल आर इधर चला गया है तो यहाँ देखने को मिलता है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई देखने को मिलता है एंड आर एंड स्मॉल वाई भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से 4 गैमीट की फॉर्मेशन होती है। अगर मेंडल की हम बात करें तो इस तरह से मेंडल ने ये बताया था कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन के बाद जो है ये इस तरह से ट्रांसफर होके 4 टाइप ऑफ गैमेट जो है हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लिंकेज की बात करें, लिंकेज का मतलब है कि अगर ये लिंकेज हमें देखने को मिलती है इस डायहाइब्रिड क्रॉस में, लिंकेज का मतलब है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है बहुत क्लोजली है एक दूसरे के साथ, या स्मॉल आर स्मॉल वाई भी जो है वो बहुत क्लोजली हैं, तो इनमें हमें लिंकेज देखने को मिलेगी। ग्रोथ फेज में ये खुद को प्रिपेयर करेंगे और S1 और G2 फेज में ये इस तरह से रेप्लिकेट
करके अपनी एक और कॉपी बना देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से इन दोनों की जब कॉपीज बन जाएंगी तो हमें इनमें देखने को मिलेगी फिर क्रॉसिंग ओवर, या इनमें हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगी। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है वो दोनों अगर ये इतने क्लोज हैं तो ये दोनों रेप्लिकेट होंगे, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी इतने क्लोजली हैं तो ये भी रेप्लिकेट होंगे। तो ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई इधर रेप्लिकेट हो जाएंगे, और कैपिटल वाई जो है वो इस तरफ रेप्लिकेट हो जाएंगे। अगर ये रेप्लिकेशन होती है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरफ हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया है, दूसरी तरफ स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया है, एंड इधर हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई देखने को मिल रहा है, और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिंकेज अगर है तो ये पूरा का पूरा इतना क्लोज है कि ये पूरे का पूरा क्रॉसिंग ओवर में जा रहा है। अगर ये पूरा क्रॉसिंग ओवर में जा रहा है तो हमें दो ही यहाँ पे गैमेट्स देखने को मिलते हैं। ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट इज फॉर्म्ड। कैपिटल आर कैपिटल वाई देखने को मिल रहा है, तो एक क्रोमोसोम की अगर हम अलग अलग इन्हें करते हैं, जैसे कि ये एनाफेज में सेपरेट हो जाते हैं, तो एनाफेज में हमें जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तो ये दोनों तो सेम है, कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है वो सेम है, स्मॉल आर स्मॉल वाई भी सेम है। तो हमें दो ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता। नो न्यू रिकॉम्बिनेशन या न्यू कॉम्बिनेशन जो है नहीं फॉर्म्ड होता है, नो रिकॉम्बिनेशन, तो इनमें रिकॉम्बिनेशन हमें नहीं देखने को मिलती है। ओनली 2 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म्ड होते हैं लिंकेज के दौरान। लेकिन मेंडल के जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो 4 टाइप ऑफ गैमेट जो है वो इसमें फॉर्म्ड हुए थे, और रेशो तो हमें 9:3:1 देखने को मिलती है, जिनमें 2 कैरेक्टर पेरेंट की तरह देखने को मिलते हैं और 2 कैरेक्टर जो है वो नॉन पेरेंटल देखने को मिलते हैं। लेकिन लिंकेज में हमें जो गैमेट देखने को मिलते हैं वो हमें 2 ही टाइप ऑफ गैमेट देखने को मिलते हैं, 4 टाइप ऑफ गैमेट इसमें फॉर्म्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं इफ जीन ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप। तो सीड कलर और सीड शेप ही हम लेते हैं जो हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। कंप्लीटली अगर उनमें लिंकेज अगर है उसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड बी ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलता है, तो इस तरह से लिंकेज की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सेम वही डाईहाइब्रिड क्रॉस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने गैमेट फॉर्मेशन किया, एंड गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन हमें देखने को मिलती है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से अगर उसमें सेल्फिंग होती है। अगर फर्स्टली अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की ही बात करें, नॉर्मल जब केस होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसमें हमें फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलती है 9:3:3:1, एंड जीनोटिपिक रेशो देखने को मिलती है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये हमें डायरेक्ट रेशोज याद होनी चाहिए, आगे ये बहुत यूज होती हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें, अगर यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है लेकिन इसमें लिंकेज है, सेल्फिंग हो रही है मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो बहुत क्लोज है, लिंकेज का मतलब है कि ये बहुत क्लोज हैं। तो क्लोज जब ये होंगे, तो अगर ये लिंकेज इनमें है तो ये पेयर जो है वो यही सेग्रीगेट होता है, और इसमें हमें 2 ही गैमेट देखने को मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 2 टाइप ऑफ गैमेट जो है इसमें बनते हैं। इन्हीं 2 गैमेट के बीच में ये क्रॉस या सेल्फिंग देखने को मिलती है अगर यहाँ लिंकेज है। लेकिन अगर यहाँ लिंकेज नहीं है, अगर यहाँ पे नॉर्मल मेंडल का क्रॉस होता तो यहाँ पे हम ये 4 टाइप ऑफ गैमेट लेते थे, लेकिन यहाँ पे अगर लिंकेज है तो हमारे पास ये 2 टाइप ऑफ गैमेट ही यहाँ पर हैं, और इन 2 गैमेट के बीच में ही सेल्फिंग हो रही है। तो हमें देखने को मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से 2 कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलते हैं, और 2 कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई के देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लिंक्ड जीन की रेशो की बात करें, तो लिंक्ड जीन में हमें 3, तो इसमें अगर फिनोटिपिकली अगर इनकी रेशो की बात करें तो ये हमारे पास राउंड येलो ही हैं। तो 3 तो हमारे पास ये तीनों जो हैं वो राउंड येलो हैं, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। तो फिनोटिपिक रेशो इनकी 3:1 आती है। जीनोटिपिकली अगर हम बात करें तो इनमें जीन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल पेरेंट की तरह है, ये भी बिल्कुल पेरेंट की तरह है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो हमें F1 जनरेशन की तरह देखने को मिलते हैं। तो जीनोटिपिक रेशो इसकी आती है 1:2:1। इस तरह से एक और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, व्हाट विल बी द टेस्ट क्रॉस रेशो व्हेन जीन ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप आर कंप्लीटली लिंक्ड। अब हम यही सेम डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे टेस्ट क्रॉस की रेशो के साथ। तो पेरेंट्स जो हमने सेम लिए हैं, जैसा हमने पेरेंट्स 1 डाईहाइब्रिड क्रॉस में लेते हैं, सेम वैसा ही पेरेंट्स 2 हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में जैसे लेते हैं वैसा ही लिया है, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन देखा, देन इसके बाद F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन है इसका हमने टेस्ट क्रॉस करवाया है। टेस्ट क्रॉस में हम ये सेल्फिंग ना करके इसमें हम रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवाते हैं। अगर ये टेस्ट क्रॉस जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल केस में इसमें मोनोहाइब्रिड रेशो 1:1 आती है, और डाईहाइब्रिड रेशो 1:1:1:1 आती है। जब हम इसकी सेल्फिंग जो है वो टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं
तो नॉर्मल केस में हम अगर लिंकेज नहीं है तो नॉर्मल केस में 4 गैमीट जो है इस आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई के बनते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनता है एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर बनता है। ये बनता है इस कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। और अगर हम इसकी क्रॉस जो है वो रिसेसिव के साथ ही करवा रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही हम इसकी अगर क्रॉसिंग करवाते हैं तो इस तरह से नॉर्मल केस में हमें ये 4 तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। तो ये हमें 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं और इनकी रेशो 1:1 आती है। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस की जो रेशो डाई हाइब्रिड की आती है वो 1:1 आती है और मोनो हाइब्रिड की रेशो जो है वो 1:1 ही आती है। लेकिन अगर ये टेस्ट क्रॉस हम करवा रहे हैं और इस तरह की जो यह F1 जनरेशन है उसका अगर हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं और इनमें लिंकेज है, लिंकेज का मतलब है कि यहाँ पे हमें ये 2 ही गैमीट देखने को मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही 2 गैमीट जो है वो लिंकेज में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम इनका टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ होगा, तो स्मॉल वाई इसका होगा गैमीट। और इन्हीं गैमीट के बीच में अगर हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं और उनमें लिंकेज अगर हुई है तो हमें ये 2 तरह के ही ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इनकी जो रेशो आती है दैट इज 1:1। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो इसकी हमें जो देखने को मिलती है लिंकेज की वो देखने को मिलती है टेस्ट क्रॉस की 1:1। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोस्ट मेंडेलियन या पोस्ट मेंडेलिज्म, मतलब कि मेंडल के बाद जो है वो क्या हमें देखने को मिलता है। ये हम आउटलाइनिंग बता रहे हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शन को। जीन इंटरेक्शन भी 2 तरह की होती है, एलीलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। सेकेंड हम इसमें डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है और ये सब हम डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिया था कार्ल कोरेंस ने, प्लास्टिड कलर इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट जिसे मिराबिलिस जैल्पा कहा जाता है। तो प्लास्टिड कलर इनहेरिटेंस जो है वो कार्ल कोरेंस ने दिया है 4 o'clock में प्लांट में और इसमें इन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शन, देन इन अदर टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीन इंटरेक्शन को। जीन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 2 तरह की हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज एलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो एलीलिक जीन इंटरेक्शन को इंट्राजेनिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है और इसे इंटरेक्शन ऑफ एलील ऑफ सेम जीनोटाइप कहा जाता है। इंट्राजेनिक का मतलब होता है सेम जीन में अगर इंटरेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉल है तो इसमें हमें देखने को मिलती है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें ये अपने ही जीन के साथ अगर क्रॉस होता है उसे कहा जाता है एलीलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। सेम जीन के साथ ही अगर इंटरेक्शन हो उसे कहा जाता है। सेकंड अगर हम बात करें नॉन एलीलिक इंटरेक्शन की तो नॉन एलीलिक इंटरेक्शन को कहा जाता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब कि डिफरेंट जीन के साथ इंटरेक्शन हो उसे कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ए जीन लेते हैं तो ए में हमें देखने को मिलता है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए और दूसरा जीन हम लेते हैं बी जिसमें हमें देखने को मिलता है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो इसमें जो इंटरेक्शन होती है इंटरजेनिक इंटरेक्शन का मतलब ए जीन की इंटरेक्शन बी जीन के साथ इंटरेक्शन हो उसे कहा जाएगा। मतलब कि ये अपने जीन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, अनदर जीन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसे कहा जाता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। फर्स्ट हम एलीलिक जीन इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, को डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्कस करेंगे, लिथैलिटी को डिस्कस करेंगे एंड प्लियोट्रोपी को डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में जो हमें रेशो देखने को मिलती है फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 ही इन दोनों में हमें देखने को मिलती है। मल्टीपल एलिज्म जो होता है 1 जीन में मोर देन 2 एलील अगर प्रेजेंट हो उसे कहा जाता है मल्टीपल एलिज्म।
लिथैलिटी की बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा लीफ कलर में, जिसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है 1:2 रेशो देखने को मिलती है। और प्लाइट्रोपी का मतलब होता है एक जीन में मोर देन वन करेक्टर, एक से ज़्यादा करेक्टर एक जीन कोड करती है तो उसे कहा जाता है प्लाइट्रोपी। ये सभी हम डिस्कस करेंगे, ये आउटलाइनिंग है कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस। और नॉन एलीलिक इंटरेक्शन के जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, एपिस्टेसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस डिस्कस करेंगे। नॉन एलीलिक जो इंटरेक्शन होती है वो दो जीन के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलती है। हमें ए जीन का बी जीन के साथ इंटरेक्शन को हम नॉन एलीलिक इंटरेक्शन कह रहे थे। तो इसमें दो के बीच में होता है तो डाई हाइब्रिड रेशो ये हमें देखने को मिलती है। तो डाई हाइब्रिड रेशो में 16 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जैसे हमने देखा था डाई हाइब्रिड रेशो हमारी 9:3:3:1 आती है, विच इज इक्वल टू टोटल जो है वो 16 होते हैं। तो एपिस्टेसिस की भी बात करें तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में अगर हम 12:3:1 देखें तो ये भी टोटल 16 ऑफस्प्रिंग के इक्वलेंट ही होती है, लेकिन रेशो इसमें अलग देखने को मिलती है। अब यही हम पूरा ये डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो एपिस्टेसिस में हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस डिस्कस करेंगे। रिसेसिव एपिस्टेसिस की रेशो आती है 9:3:4। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन की रेशो आती है 9:3:4। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट जीन जिसकी रेशो है 15:1, इनहिबिटरी जीन जिसकी रेशो है 13:3 एंड पॉलीमेरिक जीन जिसकी रेशो है 9:6:1। अब ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलीलिक जीन इंटरेक्शन या एलीलिक इंटरेक्शन। इसे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम सेम जीन के एलील के बीच के इंटरेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो ए अगर हमारे पास जीन है तो उसमें एलील प्रेजेंट है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इन्हीं अपने जीन के एलील के साथ इंटरेक्शन को कहा जाता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पार्शियल डोमिनेंस, इंटरमीडिएट डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर हम डोमिनेंस के लॉ की बात करें जो मेंडल ने दिया था, उन्होंने बताया था कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होते हैं। तो हमने ये देखा था कि कैपिटल टी टॉल जो है वो क्रॉस करता है स्मॉल टी के साथ, और F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखने को मिलता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर देखने को मिलता है तो ये टॉल ही हमें देखने को मिलता है। कैपिटल टी डोमिनेट होता है और रिसेसिव को ये डोमिनेट कर देता है। तो F1 जनरेशन में ये खुद को ही अपीयर करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होते हैं। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो ये कहता है सम ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट कैरेक्टर आर अपीयर्ड इन F1 जनरेशन, की F1 जनरेशन में जो बन रहा है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट है, इन दोनों का जो बीच का है वो बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इस तरह की इनहेरिटेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था कार्ल कॉरेंस ने इन फ्लावर 4 o'clock प्लांट में, इन्होंने इसको डिस्कस किया था। दैट इज मिराबिलिस जाल्पा जिसे कहा जाता है, या गुल एबांस इसे कहा जाता है। उसमें सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर किया था 4 o'clock प्लांट में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अदर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जाल्पा, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, इसे डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। फेदर कलर्स एंडालुसियन फाउल, बार आई इन ड्रोसोफिला, ये एग्जाम्पल हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। फर्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जाल्पा, रेड कलर का पेरेंट 1 जो है वो रेड है, दैट इज कैपिटल आर, एंड जो पेरेंट 2 है वो वाइट है, दैट इज स्मॉल आर। इनमें जो गैमीट बनते हैं इसमें कैपिटल आर और दूसरे में स्मॉल आर बनते हैं। और F1 जनरेशन में जो हमें देखने को मिलता है ये इन दोनों का इंटरमीडिएट है, ये ना रेड है ना वाइट है, दैट इज पिंक हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो कैपिटल आर है वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल आर है वो भी खुद को शो कर रहा है। तो इंटरमीडिएट या इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसे कहा जाता है, जो हमें यहाँ पे पिंक देखने को मिलता है। देन इसकी अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग में हमें देखने को मिलता है कैपिटल आर रेड को डिनोट करेगा, स्मॉल आर जो है वो वाइट को डिनोट करेगा, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो पिंक को डिनोट करता है। इसकी अगर हम फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो हमें 1:2:1 देखने को मिल रही है, एंड जीनोटिपिक रेशो भी हमें 1:2:1 देखने को मिलती है। फिनोटिपिक रेशो का मतलब है कि देखने में ये कैसे हैं, तो ये रेड हैं, 2 पिंक हैं और एक वाइट है, तो फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 आई। जीनोटिपिक मतलब कि जीन कैसे हैं, तो जीन भी इनके अलग हैं, कैपिटल आर जो है वो अलग जीन है, स्मॉल आर अलग जीन है, एंड कैपिटल आर स्मॉल आर 2 देखने को मिल रहे हैं, ये भी अलग है। तो जीनोटिपिक रेशो जो है इसकी 1:2:1 देखने को मिलती है।
सेकंड हम डिस्कस करते हैं एलीलिक इंटरेक्शन में कोडोमिनेंस को। कोडोमिनेंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू मेंडल ने जब कहा था तो उन्होंने बोला था कि ओनली डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को F1 जनरेशन में, लेकिन कोडोमिनेंस ये कहता है व्हेन बोथ द एलील इक्वली एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, और उसे हम कोडोमिनेंस कहेंगे। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोजाइक इनहेरिटेंस भी इसे कहा जाता है। मतलब कि अगर F1 जनरेशन में दोनों एलील खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, रोन कलर इन कैटल, AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, सिकल सेल ट्रेड, ये सभी एग्जाम्पल हैं कोडोमिनेंस के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटल की ही बात करें तो लाल कलर की जो है वो हमारे पास गाय है जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और एक वाइट कलर की है जो स्मॉल आर की है। इसमें अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें जो देखने को मिलती है नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, दैट इज रोन कलर इसमें अपीयर होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। रोन कलर का मतलब है कि जो हमें गाय देखने को मिलेगी उसमें रेड कलर के पैचेस भी होंगे और वाइट कलर के पैचेस भी होंगे। इस तरह से रेड और वाइट कलर के पैचेस वाली गाय को कहा जाता है रोन कलर उसमें अपीयर हुआ है, इंटरमीडिएट हमें देखने को मिल रहा है। तो कोडोमिनेंस में ये कैपिटल आर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल आर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे कोडोमिनेंस कहा जाता है, जिसमें कि कैपिटल आर होगा। सेल्फिंग अगर हम इसकी करवाते हैं देन हमें F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं रेड का 1 एंड स्मॉल आर वाइट को डिनोट कर रहा है, एक ये देखने को मिलेगा, और 2 हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे जो कि रोन कलर होंगे। तो इनकी जो रेशो आती है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 आती है। तो कोडोमिनेंस की भी जो रेशो हमें देखने को मिलती है 1:2:1 देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप जो है वो हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे या ब्लड को हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अगर हम AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो A है, इसे हम डिनोट करते हैं IA, और एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो B है जिसे हम डिनोट करते हैं IB। और इनकी जब क्रॉसिंग करवाई जाती है तो इनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो हमें देखने को मिलता है AB भी हो सकता है, दैट इज IAIB। डिटेल में हम ब्लड ग्रुप जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमें A ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स हैं और B ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स हैं, तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है दैट इज AB ब्लड ग्रुप, तो ये इनसे अलग होता है। ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस में अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें दैट इज सिकल सेल ट्रेट। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल जो पर्सन है उसमें हीमोग्लोबिन कैसा होता है। नॉर्मल जो पर्सन होता है उनका जो RBC होता है उसमें हीमोग्लोबिन इस तरह से RBC प्रेजेंट होता है, इस RBC के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो नॉर्मल पर्सन जो है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो HbA होता है, जिसमें कि अल्फा जो चेन है 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। 2 हैं 141 अमीनो एसिड होते हैं और 2 बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। ये नॉर्मल पर्सन की बात है। लेकिन अगर जो नॉर्मल पर्सन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन अगर हो जाती है, और ये पॉइंट म्यूटेशन अगर होती है तो उनमें हमें सिकल ट्रेट देखने को मिलते हैं। सिकल ट्रेट का मतलब है कि जिसमें कि 50% जो है वो नॉर्मल है, HbA है 50% एंड 50% में HbS भी अपीयर हुआ है। मतलब कि इनका जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप्ड हो गया। तो आधा जो है इसमें नॉर्मल देखने को मिलता है और आधा जो हीमोग्लोबिन है वो इस तरह से सिकल की शेप का हो गया है। देन इसमें जो म्यूटेशन हमें देखने को मिली है वो बीटा चेन में देखने को मिलती है। बीटा चेन का जो 6th ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, जिसकी वजह से इनकी जो शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया हम तब कहते हैं जब हीमोग्लोबिन जो है वो पूरा का पूरा सिकल शेप्ड हो जाता है। अगर पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल शेप्ड हो जाएगा तो इसमें जो RBC है वो भी फिर सिकल शेप हो जाएगा। अब अगर RBC भी सिकल शेप हो जाएगा और हीमोग्लोबिन भी सिकल शेप हो जाएगा तो पर्सन जो है फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से उसे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। और सिकल सेल ट्रेट जो होता है वो कैरियर होता है, मतलब कि इसमें डेथ तो नहीं होती है लेकिन उसका 50% हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल शेप हो गया है, उसे कहा जाता है सिकल सेल ट्रेट। तो अगर हम बात करें इसमें तो सिकल सेल जो ट्रेट है इसमें नॉर्मल पर्सन जो है, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला पर्सन है और इस तरह से सिकल शेप का ट्रेट का पर्सन है, इन दोनों में ये हमें नॉर्मल पर्सन और सिकल शेप जो है वो हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं। तो ये भी कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं प्लायोट्रोपी। प्लायोट्रोपी जो होता है मल्टीपल फिनोकॉपी को कहा जाता है। 1 जीन मोर देन 1 कैरेक्टर, अगर एक जीन के मोर देन कैरेक्टर हैं
उसे कहा जाता है प्लाइट्रोपी। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक पी प्लांट है। पी प्लांट को पाइजम सेटाइवम कहा जाता है और ये क्रोमोसोम 1 पे हमें जो जीन देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक जीन पे 2 करैक्टर जो हैं वो अपीयर हैं। ये फ्लावर कलर को भी कोड करता है और सीड कोड कलर को भी यही कोड करता है। तो एक जीन अगर रिस्पॉन्सिबल है 2 करैक्टर के लिए तो उसे कहा जाता है प्लाइट्रोपी। सेकेंड, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, सिकल सेल अनीमिया की अगर हम बात करें तो सिकल सेल अनीमिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्लाइट्रोपी। सिकल सेल ट्रेट जो एग्जाम्पल है वो कोडोमिनेंस का है। सिकल सेल अनीमिया की अगर हम बात करें तो सिकल सेल अनीमिया तब होता है जब हेमोग्लोबिन जो है पूरा का पूरा सिकल सेप्ड हो गया है। पूरा का पूरा सिकल सेप्ड होने का मतलब ये है कि इसका जो हेमोग्लोबिन है अंदर का वो भी सिकल शेप्ड हो गया है और जो बाहर से इसका जो आरबीसी होता है उसकी शेप भी जो है वो चेंज हो गई है। तो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसीज एंड चेंज इन शेप ऑफ हेमोग्लोबिन किसकी वजह से हुई है? ये हुई है दैट इज HbS की वजह से। तो HbS ने जो है वो 2 करैक्टर को इन्होंने कोड किया है, शेप को भी चेंज किया है हेमोग्लोबिन की और आरबीसी की शेप को भी चेंज किया है। तो एक जीन जो है वो 2 करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोर देन 1 करैक्टर, एक से ज़्यादा करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो एग्जाम्पल होता है प्लाइट्रोपी का। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जीन फॉर फिनाइलकेटोन्यूरिया। जो जीन है फिनाइलकेटोन्यूरिया के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए, पिगमेंट पैचेस इन स्किन के लिए, वाइड इंसिजर के लिए, नॉन पिगमेंटेड हेयर एंड आइज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर एक जीन मोर देन 1 करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे कहा जाता है प्लाइट्रोपी और उसके ये 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस करते हैं प्लाइट्रोपी में ही जीन ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज इन पी। अगर हम स्टार्च ग्रेन की साइज ऑफ पी की बात करें तो पी का साइज जो है वो इस तरह से हमें देखने को मिलता है। कुछ हमें बड़े साइज के देखने को मिलते हैं और कुछ हमें छोटे साइज के देखने को मिलते हैं सीड भी। एक तो इनका साइज जो है वो अलग है, दूसरा अगर हम इनकी बात करें तो शेप भी इनकी अलग है। एक हमें बिल्कुल राउंड शेप में देखने को मिलता है और एक हमें रिंकल शेप देखने को मिलता है। तो सीड की जो शेप है, स्टार्च अगर हम पी की ही बात कर रहे हैं, ये हमें शेप भी अलग देखने को मिल रही है और साइज भी इनका देखने को मिलता है। तो एक ही जीन के अगर हम देखें तो इसमें हमें प्लाइट्रोपी देखने को मिलती है। जीन बी की हम बात कर रहे हैं तो जीन बी में स्टार्च ग्रेन साइज एंड स्टार्च शेप जो है वो एक ही जीन कोड कर रही है मोर देन 2 करैक्टर को, तो ये भी प्लाइट्रोपी का एग्जाम्पल है। जीन बी की बात करें तो जीन बी में होते हैं एलील कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अगर हम इनके जीनोटाइप की बात करें तो हमें कैपिटल बी स्मॉल बी देखने को मिलते हैं। कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज स्टार्च ग्रेन के लिए और स्मॉल बी जो है वो स्मॉल स्टार्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैपिटल बी स्मॉल बी जो है इंटरमीडिएट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये जो बीच का अगर आता है, इंटरमीडिएट आता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इनकम्प्लीट, अगर इसी एक ही करैक्टर को अगर हम लें, इफ वी कंसीडर द स्टार्च ग्रेन साइज देन इनहेरिटेंस इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर हम दूसरा बात करें सीड शेप की, सिर्फ अगर हम सीड शेप देखें तो हमें राउंड देखने को मिलेगी या हमें रिंकल देखने को मिलेगी, 2 तरह की देखने को मिलती है। कैपिटल बी जो है वो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी जो है वो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमें कोई इंटरमीडिएट देखने को नहीं मिल रहा है। जो कैपिटल बी है वो अपनी डोमिनेंस को शो कर रहा है और यहाँ पे भी हमें राउंड ही देखने को मिल रहा है। स्मॉल बी के केस में ही हमें रिंकल देखने को मिल रहा है। तो कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी के करैक्टर्स को यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो एग्जाम्पल डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल जो है हम सीड शेप जो है वो दे सकते हैं। इफ वी कंसीडर ओनली सीड शेप देन इनहेरिटेंस इज कंप्लीट डोमिनेंस में भी हम इसे दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम बात करें प्लाइट्रोपिक जीन तो कैपिटल ये जो जीन बी है ये 2 करैक्टर को जो है वो कोड कर रही है, स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप। तो इस तरह से ये जो है वो एग्जाम्पल जो है प्लाइट्रोपी का है। तो कैपिटल बी जो है वो लार्ज स्टार्च ग्रेन तो राउंड होगी, कैपिटल बी इंटरमीडिएट स्टार्च तो राउंड होगी, स्मॉल बी स्मॉल स्टार्च होगी, रिंकल्ड होगी। तो इस तरह से ये प्लाइट्रोपी का भी एग्जाम्पल है। फोर्थ इसमें एलीलिक इंटरेक्शन में एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म का मतलब है वन जीन, यहाँ जीन होगा, वन जीन हैज़ मोर देन 2 एलील। एक जीन के 2 से ज़्यादा अगर एलील होते हैं, जैसे हमने देखा था टॉल के लिए, तो टॉल की जो एलील होती है ये कैपिटल टी होती है या स्मॉल टी होती है। लेकिन अगर एक जीन के 3 एलील होंगे या मोर देन 2 से ज़्यादा एलील अगर हैं किसी जीन के, उन्हें कहा जाता है मल्टीपल एलिज्म। और ये देखने को मिलता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 एलील प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके एलील? दैट इज IA, IB
एंड IO। IA ब्लड ग्रुप A के लिए होता है, IB ब्लड ग्रुप B के लिए होता है एंड IO जो है वो ब्लड ग्रुप O के लिए होता है। ये हमें देखने को मिलता है ABO ब्लड ग्रुप को। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी एक सिंगल पर्सन में ये तीनों प्रेजेंट नहीं होंगे। ये या तो ये पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलते हैं या मिनिमम 2 पर्सन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम मल्टीपल एलिज्म की बात करें तो स्किन कलर जो रैबिट का होता है उसमें 4 एलील प्रेजेंट होते हैं और आई कलर इन ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें 15 एलील जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म के। और ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो है वो किसी और जीन के एग्जाम्पल है। तो ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है कि एक जीन के हमें 3 एलील देखने को मिलते हैं। मल्टीपल एलिज्म जो है ABO ब्लड ग्रुप शो करता है और ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस भी शो करता है। अगर IA प्रेजेंट है और IB प्रेजेंट है तो ये जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करके दोनों जो है अपनी डोमिनेंस को शो करते हैं। और ब्लड ग्रुप अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। कोडोमिनेंस को ये शो करते हैं और ये डोमिनेंस को भी कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस करते हैं अगर ब्लड ग्रुप जो है वो IA है और IO है तो ये IO को जो रिप्रेस कर देता है और अपनी डोमिनेंस जो है IA ही यहाँ पे देखता है तो ब्लड ग्रुप हमें A ही देखने को मिलेगा। अगर IB और IO दोनों प्रेजेंट है तो इसमें भी ब्लड ग्रुप जो है वो B ही देखने को मिलेगा, O हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमें कंप्लीट डोमिनेंस भी इसमें देखने को मिलती है। तो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिज्म, कोडोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस इन तीनों का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हमने निकालना हो नंबर ऑफ जीनोटाइप, अगर हमने निकालने हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से जो है वो नंबर ऑफ जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। जीनोटाइप अगर हम निकालने हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो n जो है इसमें नंबर ऑफ एलील का पता होना चाहिए। जैसे ब्लड ग्रुप में हमें पता है नंबर ऑफ एलील जो है वो 3 एलील होते हैं। अगर हम एलील का पता है तो हम जीनोटाइप भी उसका निकाल सकते हैं। तो जीनोटाइप निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे। एलील है 3 तो n की जगह हम 3 पुट करेंगे। 3 ब्रैकेट 3+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 3+1 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 12। 12/2 जो है अगर हम इसकी कटिंग करेंगे दैट इज 6। तो 6 जीनोटाइप जो है इसमें बनते हैं ABO ब्लड ग्रुप के। सेकंड अगर हमने निकालना हो फिनोटाइप, फिनोटाइप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1। तो n जो है वो नंबर ऑफ एलील है। ABO ब्लड ग्रुप में ही हमें एलील का पता है तो उसमें हम 3 पुट करेंगे। 3 एलील होते हैं इसके। 3+1 = 4। तो 4 फिनोटाइप जो है वो होते हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO। तो फिनोटाइप की अगर हम बात करें कौन कौन से वो 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप हैं। एक फिनोटाइप है हमारे पास दैट इज फर्स्ट जो फिनोटाइप हमारे पास है दैट इज A ब्लड ग्रुप। दूसरा फिनोटाइप है हमारे पास B, थर्ड इज AB एंड फोर्थ इज O। तो इस तरह से 4 फिनोटाइप जो है वो ABO ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और हमने देखा कि जीनोटाइप जो है वो 6 होते हैं। तो कौन कौन से हैं। A जो ब्लड ग्रुप है इस IA होगा या इसमें IA होगा। ब्लड ग्रुप B के लिए होता है IB या फिर IB ये ब्लड ग्रुप B के लिए होता है। एंड ब्लड ग्रुप AB के लिए होगा IB और ब्लड ग्रुप O के लिए होता है IO। तो इस तरह से ये जीनोटाइप जो है हम निकाल सकते हैं। टोटल हमारे पास ये 6 जो हैं वो यहाँ पे जीनोटाइप हैं। इस तरह से इनको इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कोट कलर इन रैबिट, तो रैबिट के कोट कलर में 4 एलील प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने इसका जीनोटाइप निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4+1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 × 4 दैट इज 20 20/2 दैट इज 10। तो इसके जो पॉसिबल जीनोटाइप होंगे वो होंगे 10। ये जीनोटाइप आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं एलीलिक इंटरेक्शन का दैट इज लिथैलिटी या लिथल जीन। लिथैलिटी या लिथल जीन का मतलब है जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हु कैरी दैम। ऐसी जीन जिसमें ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट है जिसकी वजह से डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उसको कहा जाता है लिथल जीन। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था L. क्यूनॉट ने इन 1905। कोट कलर इन माइस में इसे सबसे पहले देखा गया था। और ये लिथैलिटी की अगर हम बात करें 2 तरह की लिथैलिटी होती है, रिसेसिव लिथैलिटी एंड डोमिनेंट लिथैलिटी। रिसेसिव लिथैलिटी का मतलब है कॉज डेथ इन होमोजाइगस फॉर्म। जब ये अपनी होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो डेथ अगर होती है उसे कहा जाता है रिसेसिव लिथैलिटी। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कोट कलर इन माइस, लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, सिकल सेल अनीमिया, एल्बिनिज्म इन कॉर्न। ये एग्जाम्पल है रिसेसिव लिथैलिटी के। रिसेसिव लिथैलिटी जब हम देखने को मिलेगा जब ये होमोजाइगस फॉर्म में अगर ये होती है। और डोमिनेंट लिथैलिटी हमें तब देखने को मिलेगा
कॉज डेथ इन हेट्रोजाइगस फॉर्म। जब ये अपनी हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा और उसमें अगर डेथ होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे कहा जाता है डोमिनेंट लिथैलिटी। इसमें एग्जाम्पल है हंटिंगन्स कोरिया। अब हम डिस्कस करते हैं लिथैलिटी के एग्जाम्पल्स। हम डिस्कस करते हैं कोट कलर इन माइस। कोट कलर जो माइस का होता है, नॉर्मल अगर हम केस की बात करें तो अगूटी हमें देखने को मिलता है, इसमें ए जीन प्रेजेंट होती है। ए जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इसमें हमें येलो देखने को मिलते हैं। इस तरह से स्मॉल वाई जो है वो अगर ए जीन पे लग जाता है तो उसको लिथल जीन कहा जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं व्हेन येलो माइस इज क्रॉस्ड विद अनदर येलो माइस। अगर हम इस माइस में क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसमें हमें जो ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, कैपिटल ए नॉर्मल है, कैपिटल ए वाई देखने को मिल रहा है, एंड कैपिटल ए वाई देखने को मिल रहा है, और ये देखने को मिल रहा है कैपिटल ए स्मॉल वाई। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों में अगर हमें ये देखने को मिल रही है लिथल जीन अगर हमें होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे कि उसकी वजह से डेथ जो है वो हो जाती है। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ये होमोजाइगस रिसेसिव का एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास 3 ही सर्वाइव करेंगे, जिसमें कि एक बिल्कुल नॉर्मल है और 2 इसमें हमें जो है इनमें लिथल जीन प्रेजेंट है, लेकिन ये कैरियर की तरह काम करेंगे। फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो इसकी जो देखने को मिलती है दैट इज 1:2, या इसे हम 2:1 भी कह सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन, और इसे डिस्कवर किया था एडविन बॉर ने। नॉर्मल जो लीफ कलर होता है दैट इज ग्रीन हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो स्मॉल जी जो है वो नॉर्मल केस देखने को मिलता है, लेकिन अगर म्यूटेशन जो है इस जीन में प्रेजेंट हो तो कैपिटल जी जो है वो लिथल जीन होती है और ये गोल्डन कलर का होता है। इसी तरह से अगर हम कैरियर की बात करें, हमने एक कैपिटल जी लिया है और एक स्मॉल जी लिया है, कैपिटल जी स्मॉल जी लिया है। ये कैपिटल जी है लिथल जीन, एक ही इसमें लिथल जीन, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। जब हम इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में जब हमें ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, कैपिटल जी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये प्रेजेंट हो लिथल जीन तो उसे कहा जाता है तो उसे हम रिसेसिव लिथैलिटी कहते हैं, और यहाँ पे डेथ जो है वो ऑर्गेनिज्म की होती है। इस तरह से कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी देखने को मिलता है, ये सर्वाइव करते हैं और इनकी जो रेशो देखने को मिलती है 1:1 या 2:1 हमें देखने को मिलती है, फिनोटिपिक रेशो या जीनोटिपिक रेशो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं सिकल सेल अनीमिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉर्मल पर्सन में हेमोग्लोबिन जो है वो HbA होता है, और सिकल सेप्ड रेड अगर होता है तो उसमें 50% जो है वो नॉर्मल होता है और 50% जो है वो सिकल सेप्ड होता है। और सिकल सेल अनीमिया के केस में 100% जी सिकल सेप्ड हो जाता है। ये कैसे होता है? नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है HbA होता है, अगर पॉइंट म्यूटेशन होती है तो उसमें सिकल शेप जो है वो लिथल जीन जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो 50% अगर लिथल जीन है और 50% नॉर्मल है तो वो कैरियर की तरह काम करता है। जब हम इनमें क्रॉसिंग करवाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मल जो है, एक हमें नॉर्मल देखने को मिल रहा है, 2 हमें जो है इसमें इंटरमीडिएट देखने को मिलते हैं, मतलब लिथल ट्रेड देखने को मिलते हैं, और एक जो है वो 100% लिथल देखने को मिलता है, सिकल अनीमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। और ये हमें देखने को मिलता है सिकल सेल अनीमिया जो है एग्जाम्पल है लिथैलिटी का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। इंटरजेनिक इंट्रैक्शन भी इसे ही कहा जाता है। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, तो डिफरेंट जीन के बीच में इंट्रैक्शन हो उसे इंटरजेनिक इंट्रैक्शन कहा जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें एपिस्टेसिस में तो ये नॉन एलिलिक का मतलब होता है 2 डिफरेंट जीन के बीच में, ये इसे हम इंटरजेनिक भी कहते हैं। इंटरजेनिक मतलब एक ए जीन है और दूसरा बी जीन है। ए जीन के एलील हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड बी जीन के एलील हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल जी। तो ये ए जीन के एलील और बी जीन के एलील के बीच की इंटरेक्शन होती है, इसलिए इसे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। तो अगर ए जीन का इंटरेक्शन जो है वो बी जीन के एलील के साथ होता है उसे कहा जाता है इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे 2 जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है। एपिस्टेसिस में 2 जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये नॉन एलिलिक होता है। डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस में हमने एलिलिक इंटरेक्शन देखा था, जिसमें कि टॉल प्लांट है उसमें जो एलील होते हैं दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट एलील होता है एंड स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव एलील होता है। F1 जनरेशन में अगर हम बात करें डोमिनेंस की तो उसमें हमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखने को मिलता है, और कैपिटल टी जो है इसमें डोमिनेंस शो करता है और प्लांट हमें टॉल देखने को मिलता है। तो कैपिटल टी जो है वो रिसेसिव को यहाँ पर
रिमूव करता है, एक तरह से इस पे जो है वो इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे टॉल की डोमिनेंस देखने को मिलती है, तो कैपिटल टी यहाँ डोमिनेंट होता है। तो ये एलीलिक इंटरेक्शन है, अपने ही एलील के बीच में, अगर जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन होता है उसे एलीलिक इंटरेक्शन कहते हैं। अगर दो जीन के बीच में इंटरेक्शन हो, इस तरह से ए जीन है और ए जीन के एलील हैं एंड बी जीन है, बी जीन के एलील हैं, ए जीन का बी जीन के साथ जो इंटरेक्शन होगा, एक जीन का दूसरे जीन के साथ इंटरेक्शन, उसे हम कहते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन या नॉन एलीलिक इंटरेक्शन। फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं इसमें एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब होता है जब व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, मतलब कि एक जीन जो है वो दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर मास्क कर रही है। मास्क मतलब इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर रही है या बंद कर रही है, इसको बिल्कुल तरह से मास्क कर देगी, उसे कहा जाएगा एपिस्टेसिस। व्हेन वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, उसे कहते हैं एपिस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ए जीन है, तो ए जीन द जीन सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। अब ये ए जीन अगर बी के एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सुप्रेस कर देगी, अगर इसको शो ही नहीं होने देगी, पूरी तरह से इसको मास्क कर देगी या सुप्रेस कर देगी, उसे कहा जाएगा एपिस्टेटिक जीन। तो यहाँ पर एपिस्टेटिक जीन हुआ ए जीन, और वो जो दूसरी जीन है हुज एक्सप्रेशन इज सुप्रेस्ड, जिसके एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरह से सुप्रेस्ड हो रहे हैं, उस जीन को कहा जाएगा दैट इज हाइपोस्टेटिक जीन। तो यहाँ पर हाइपोस्टेटिक जीन जो है वो बी जीन जो है वो हाइपोस्टेटिक जीन है। इस तरह से हम इन्हें एपिस्टेटिक जीन या हाइपोस्टेटिक जीन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिस्टेसिस। दो तरह के टाइप हैं इसके। फर्स्ट इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो रेशो आती है दैट इज 12:3:1 इसकी रेशो होती है। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स, जिसे कुकुरबिटा पेपो कहा जाता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है व्हेन वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इन इट्स डोमिनेंट फॉर्म। अपनी अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तभी वो दूसरे के इफेक्ट को अगर सुप्रेस कर रहा है, उसे कहा जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसमें एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे समर स्क्वेयर्स का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास ए जीन है और ए जीन के एलील हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड बी जीन है, बी जीन के एलील हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये ए जीन जो है वो बी जीन के एक्सप्रेशन को सुप्रेस करती है, तो ए जीन हुआ एपिस्टेटिक जीन एंड बी जीन हुआ हाइपोस्टेटिक जीन। और अगर हम इसके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की बात करें, तो ए जीन जो है अपनी डोमिनेंट फॉर्म में ही कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए की फॉर्म में अगर होगा, तभी वो बी के एक्सप्रेशन को जो है वो सुप्रेस करेगा। कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में अगर वो है, तो वो अगर कैपिटल बी की फॉर्म में भी है या कैपिटल बी स्मॉल बी की फॉर्म में भी है, ये भी अगर हमें ऐसे कैपिटल फॉर्म में देखने को मिलेगा, तब भी इसका एक्सप्रेशन जो है वो शो नहीं होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा इफ़ स्मॉल ए की फॉर्म में, अगर ए जो है वो स्मॉल ए की फॉर्म में है, देन ओनली बी का एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस देखने को मिलेगा। इस तरह की एलील को कहा जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स या कुकुरबिटा पेपो की हम अगर बात करें, इसमें वाइट हमें देखने को मिलता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और येलो जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई से। ये डब्ल्यू जो है वो एपिस्टेटिक जीन है, ये सुप्रेस करता है इस वाई जीन के एक्सप्रेशन को, तो वाई जो है वो हाइपोस्टेटिक जीन है। वाई जो है वो येलो कलर है, एंड अगर ये दोनों वाई और डब्ल्यू एब्सेंट होंगे तो हमें देखने को मिलेगा ग्रीन कलर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम डिस्कस करते हैं वाइट और येलो के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। वाइट जब होता है कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल वाई, डब्ल्यू जब डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो वाइट होता है, और येलो हमें तभी देखने को मिलता है जब डब्ल्यू जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल वाई में जब क्रॉस करवाया जाता है तभी हमें येलो देखने को मिलता है। तो इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है एंड F1 जनरेशन जो आती है उसमें जो सेल्फिंग करवाई जाती है, देन हमें इसमें देखने को मिलता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो हमारी रेशो आती है 1:2:1, यही हम याद रखेंगे, इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो 1:1, 2:4:2, 1:1, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से हम इसको बनाते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर ये W जो है अपनी कैपिटल फॉर्म में है तो ये Y को जो है वो बिल्कुल सुप्रेस कर देगा, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वाइट ही अपने आप को शो करेगा। अगर ये कैपिटल W की फॉर्म में है या कैपिटल W स्मॉल w अगर प्रेजेंट है तो वाइट ही हमें देखने को मिलेगा। और अगर
ये W जो है वो अपने स्मॉल फॉर्म में है और यहाँ पर Y जो है वो कैपिटल फॉर्म में है, इस तरह से कैपिटल Y और कैपिटल Y या स्मॉल y, तभी वो हमें येलो देखने को मिलेगा। और अगर ये दोनों ही स्मॉल फॉर्म में है, W भी कैपिटल W नहीं है, यहाँ पे स्मॉल w एंड स्मॉल y है, तब हमें देखने को मिलेगा ग्रीन कलर। और अगर हम अपनी रेशो की बात करें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1:1, 2:4:2, 1:1, इस तरह से हमें ये लिखना आना चाहिए। देन उसके बाद हम करते हैं, पहले हम 3 बार कैपिटल W लिखेंगे, फिर 3 बार ही हम इंटरमीडिएट लिखेंगे, कैपिटल W 3 बार लिखेंगे एंड 3 ही बार हम स्मॉल w लिखेंगे। देन इसके बाद हम जो करते हैं उसमें हम एक बार कैपिटल Y लेंगे, दूसरी बार हम कैपिटल Y स्मॉल y लेंगे और तीसरी बार हम स्मॉल y लेंगे। सेम यही सीक्वेंस रखेंगे, पहले कैपिटल Y, देन कैपिटल Y, देन स्मॉल y। फिर से कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल y लेंगे हम। अब अगर हमने ये इस तरह से लिया है, कैपिटल W अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो वाइट ही हमें देखने को मिलेगा। जब तक कैपिटल W है तब तक हमें वाइट ही देखने को मिलेगा। येलो हमें तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पर ये Y जो है वो प्रेजेंट होता है। तो Y अगर प्रेजेंट होता है और स्मॉल w है, Y तभी अपने आप को शो करेगा जब स्मॉल w की फॉर्म में होगा। तो इस तरह से इन दो केसेस में हमें जो है येलो देखने को मिलता है और ग्रीन हमें देखने को मिलता है जब हमारे पास स्मॉल w स्मॉल y हो, तो हमें ग्रीन देखने को मिलता है। अब अगर हम इनका टोटल करें तो येलो जो है वो हमें इन्हीं 3 में येलो देखने को मिल रहा है और एक में हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। बाकी ये जो 12 हैं इन सभी में हमें वाइट देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो वाइट, येलो और ग्रीन की रेशो आती है दैट इज 12:3:1। इस तरह से 12:3:1 जो है वो, अगर ये डोमिनेंस जो है, डोमिनेंट अगर एपिस्टेसिस होगा उसमें हमें रेशो देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोट कलर इन माइस, तो माइस में जो कोट कलर देखने को मिलता है अगोटी, ब्लैक एंड एल्बिनो। अगोटी हमें 9 देखने को मिलता है, ब्लैक 3 देखने को मिलता है एंड एल्बिनो जो है वो 4 देखने को मिलता है। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस की जो रेशो होती है 9:3:4 हमें देखने को मिलती है। ब्लैक कलर जो होता है वो डोमिनेंट कलर होता है और इसके लिए जो जीन होती है वो बी जीन होती है। बी जीन की एलील होती है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी और ए जीन जो है वो सुप्रेस सप्लीमेंट्री जीन होती है। मतलब कि अगर ए जीन जो है वो अब्सेंट है तभी ब्लैक हमें देखने को मिलता है। कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म जो है वो होती है। इसमें ब्लैक कलर हमें तभी देखने को मिलता है अगर ए जो है वो अब्सेंट है। लेकिन अगर ए प्रेजेंट है और कैपिटल बी भी प्रेजेंट है, दोनों अगर कैपिटल फॉर्म में है, तो हमें अगोटी कलर ही देखने को मिलता है। और अगर स्मॉल बी है तो रिसेसिव फॉर्म है और इसमें हमें नो कलर या एल्बिनो जिसे कहा जाता है वो देखने को मिलता है। तो अगर रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है स्मॉल बी तो ये सुप्रेस करती है अनदर जीन के एक्सप्रेशन को। अगर इसमें कैपिटल ए भी प्रेजेंट होगा और साथ में स्मॉल बी प्रेजेंट है तो स्मॉल बी का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन भी सेम वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हम रेशो लिखेंगे 1:1, 2:4:2, 1:1। इसमें 3 बार हम कैपिटल बी लिखेंगे एंड 3 बार जो है वो इंटरमीडिएट लिखेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड देन 3 टाइम्स जो है वो हम स्मॉल बी लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल ए देन कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए, ये भी हम 3 बार सेम इसी तरह से पैटर्न में लिखेंगे। अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है और कैपिटल ए भी प्रेजेंट है तो हमें अंगूठी कलर देखने को मिलता है अगर ये दोनों प्रेजेंट है। और अगर कैपिटल बी भी प्रेजेंट है तो हमें देखने को मिलता है ब्लैक। तो ब्लैक कलर जो है वो कैपिटल बी में देखने को मिलता है एंड दोनों अगर कैपिटल बी कैपिटल ए प्रेजेंट है तो हमें अंगूठी कलर ही देखने को मिलता है। कैपिटल बी प्रेजेंट होगा तो हमें ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। अगर स्मॉल बी प्रेजेंट होता है तो स्मॉल बी जो है वो सुप्रेस करती है एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल जीन के एक्सप्रेशन को भी, या फिर स्मॉल ए भी प्रेजेंट होगा तब भी जो ये रिसेसिव जीन जो है सुप्रेस करती है अनदर जीन के एक्सप्रेशन को। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है इसमें हमें देखने को मिलता है और एल्बिनो कलर इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो यहाँ पे 4 हमें एल्बिनो देखने को मिलेंगे एंड 3 हमें ब्लैक देखने को मिलेंगे एंड अदर जो 9 है वो अंगूठी कलर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसकी रेशो बनती है 9:3:4। बी डोमिनेंट फॉर्म में ब्लैक कलर होगा, ब्लैक तभी शो करेगा अगर ए एब्सेंट होगा और ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो अंगूठी कलर देखने को मिलेगा।
बी अगर स्मॉल बी में प्रेजेंट होगा तो नो कलर हमें देखने को मिलेगा। तो ये था रिसेसिव एपिस्टेसिस जिसकी रेशो आती है 9:3:4। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन की। एंड कम्प्लीमेंट्री जीन की जो रेशो होती है 9:7 होती है। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था बेटेसन एंड पुन्नट ने इन द लेथेरस एडोरेटस में, जिसे स्वीट पी कहा जाता है। और कम्प्लीमेंट्री जीन की अगर हम बात करें, व्हेन द टू नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट टुगेदर इन देयर डोमिनेंट फॉर्म, तो अगर दोनों नॉन एलिलिक जीन अपनी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, दे प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप बट नो वन इज एबल टू प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप इंडिपेंडेंटली। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर होंगी वो, तो वो डोमिनेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्वीट पी की बात करें तो स्वीट पी में जीन होते हैं पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू अगर दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो पर्पल कलर हमें देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ पी ही प्रेजेंट है तो अगर कैपिटल पी ही प्रेजेंट है तब भी वो वाइट होगा, अगर कैपिटल डब्ल्यू ही प्रेजेंट होगा तब भी वो वाइट ही देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर दोनों प्रेजेंट होंगे कैपिटल पी एंड कैपिटल डब्ल्यू अपनी डोमिनेंट फॉर्म में, तभी वो पर्पल को शो करेंगे। तो पर्पल हमें डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा अगर दोनों प्रेजेंट होंगे कैपिटल पी एंड कैपिटल डब्ल्यू। एंड लेकिन अगर वो रिसेसिव फॉर्म में इनमें से कोई एक रिसेसिव फॉर्म में है या एक ही डोमिनेंट फॉर्म में है तब भी हमें वाइट ही देखने को मिलेंगे। इस तरह से अगर हम देखें पर्पल कलर जो है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से देखने को मिलता है। रॉ अगर जीन वाइट है हमारे पास, उसमें एक ही पी जीन अगर एंजाइम है तब भी हमें वाइट ही देखने को मिलेगा, सेमी कलर जो है वो वाइट ही देखने को मिलेगा। और अगर डब्ल्यू जीन भी प्रेजेंट होगा तब हमें एंथोसाइनिन जो है वो पर्पल कलर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्पल और वाइट का क्रॉस करवाते हैं तो इसमें हमें जो रेशो देखने को मिलती है दैट इज़ 9:7। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस की रेशो हम पहले तो वैसे ही सेम लिखेंगे 1:1, 2:4:2, 1:1, जिसमें कि कैपिटल पी 3 बार लिखेंगे एंड कैपिटल पी स्मॉल पी 3 बार लिखेंगे एंड 3 बार जो है वो स्मॉल पी लिखेंगे। देन उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड देन स्मॉल डब्ल्यू। सेम यही 3 एक्सप्रेशन जो है वो हम फर्दर लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। इसी तरह से कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू जो है वो लिखेंगे। अब हम देखेंगे अगर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल पी हमें दोनों देखने को मिलते हैं तभी हमें पर्पल देखने को मिलेगा। अगर एक ही कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है तब भी वाइट होगा, और अगर दोनों कैपिटल फॉर्म में हैं तब पर्पल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कैपिटल पी डोमिनेंट है एंड डब्ल्यू जो है रिसेसिव है तब भी वाइट देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस रेशो की बात करें तो इसमें पर्पल जो है वो 9 देखने को मिलते हैं एंड वाइट जो है वो 7 देखने को मिलते हैं। तो 9:7 जो है वो कम्प्लीमेंट्री जीन देखने को मिलती है जो कि नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन में डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय एनी ऑफ डोमिनेंट जीन। अगर कोई भी डोमिनेंट, एक भी डोमिनेंट अगर है तब हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा और उसे कहा जाता है डुप्लीकेट जीन। इसमें रेशो आती है 15:1। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था शल ने इन फ्रूट शेप कैप्सूल में इन कैप्सेला में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, जिसे सैफर्ड पर्स कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट होती हैं ए एंड बी जीन, जिसमें कि ट्रायंगुलर जो है वो हमें डोमिनेंट फॉर्म देखने को मिलती है एंड ओवल जो होती है वो रिसेसिव फॉर्म देखने को मिलती है। और इसकी जो रेशो होती है 15:1 होती है। जो 1 देखने को मिलता है वो रिसेसिव ही फॉर्म में होता है, दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी की फॉर्म में होगा, तभी हमें ये रिसेसिव देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो हमें डुप्लीकेट जीन इसे हम कहते हैं, तो वो डोमिनेंट जीन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज पॉलीमेरिक जीन। पॉलीमेरिक जीन को म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन भी कहा जाता है और इसकी रेशो आती है 9:6:1। व्हेन द टू नॉन एलिलिक जीन प्रेजेंट अलोन इन देयर डोमिनेंट फॉर्म गवर्न सेम फिनोटाइप। अगर वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में अगर एक भी जीन प्रेजेंट होगी तो वो सेम टाइप के फिनोटाइप उसमें हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पेरिकार्प कलर इन व्हीट की अगर हम बात करें तो उसमें ए एंड बी जीन प्रेजेंट है। अगर ए अपनी डोमिनेंट फॉर्म में अलोन होगा तब भी लाइट रेड देखने को मिलता है, या बी भी अपनी अलोन फॉर्म में होगा तो भी हमें लाइट रेड ही देखने को मिलता है। इस तरह की जीन को पॉलीमेरिक जीन कहा जाता है। और अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे डोमिनेंट फॉर्म में तो डीप रेड देखने को मिलेगा, और अगर ए एंड बी डोमिनेंट फॉर्म जो है एब्सेंट होगी तो हमें कलरलेस देखने को मिलता है। सेम हम इसी तरह से इसमें भी करेंगे 1:1, 2:4:2,
1:1, जिसमें कैपिटल ए 3 बार लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए 3 बार लिखेंगे एंड 3 बार ही हम स्मॉल ए करेंगे। देन कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ये 3 इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। देन हमें जो एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, इसमें अगर दोनों कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फॉर्म में होंगे तो डीप रेड देखने को मिलता है, और अगर कैपिटल ए ही प्रेजेंट होगा तो लाइट रेड देखने को मिलेगा। दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो डीप रेड होगा। एक भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलता है तो लाइट रेड। कैपिटल बी भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तब भी लाइट रेड ही देखने को मिलेगा। और स्मॉल ए स्मॉल बी अगर दोनों ही हमें रिसेसिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे तो कलरलेस देखने को मिलता है। तो डीप रेड इसमें हमें 9 देखने को मिलते हैं, लाइट रेड इसमें हमें 6 देखने को मिलते हैं एंड कलरलेस जो है वो 1 देखने को मिलता है। और इसकी जो रेशो होती है 9:6:1 हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनहिबिटरी जीन, और इसकी रेशो होती है 13:3। When one non-allelic gene in its dominant form masks the effect of another non-allelic dominant gene, अगर एक नॉन एलिलिक जीन जो है वो डोमिनेंट एलील के इफेक्ट को ही मास्क करती है, उसे कहा जाता है इनहिबिटरी जीन। फॉर एग्जाम्पल राइस लीफ पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मल जो कलर होता है वो ग्रीन देखने को मिलता है, और इसमें जो कैपिटल आई जीन होती है ये इनहिबिटरी जीन होती है, एंड पर्पल जो कलर होता है उसके लिए पी जीन होती है। तो इसके इफेक्ट को जो है ये इनहिबिट करती है। मतलब कैपिटल पी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर आई जो है वो स्मॉल देखने को मिलेगा। तो स्मॉल आई एंड कैपिटल पी होगा तभी हमें पर्पल देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसका भी हम रेशो निकालेंगे। तो अगर कैपिटल पी के साथ जो है वो स्मॉल आई होगा तभी हमें कैपिटल पी जो है वो पर्पल देखने को मिलेगा, बाकी सभी जो है इसमें हमें ग्रीन ही देखने को मिलेंगे। तो 13:3 जो है इसकी रेशो आती है, जिसमें 3 हमें पर्पल देखने को मिलेंगे एंड 13 जो है वो ग्रीन देखने को मिलेंगे। पर्पल हमें तभी देखने को मिलेगा जब स्मॉल आई होगा एंड कैपिटल पी अगर होगा या कैपिटल पी स्मॉल पी की फॉर्म में होगा तो ही हमें पर्पल देखने को मिलेगा। अगर पर्पल जो है वो स्मॉल पी और स्मॉल आई के साथ भी होगा तब भी वो हमें ग्रीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव जिसे हम स्केल से मेजर करते हैं उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ई कॉलरूटर ने इन टोबैको प्लांट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इस पर नीसन एहिल ने इन कर्नल कलर और इन वीट में। और फादर ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फादर भी ई कॉलरूटर को ही कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर हम बात करें तो मेंडल के अकॉर्डिंग एक करेक्टर को कोड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक जीन ही एक करेक्टर के लिए कोड करता है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है एक करेक्टर के लिए मोर देन वन जीन जो है वो कोड करते हैं, उन्हें कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की हम बात करें तो उन्होंने मोनोजीन कंसेप्ट दिया था, एक जीन एक करेक्टर। इसे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है और ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इसमें होता है एंड लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट होती है। लेकिन जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है इसमें कि एक करेक्टर के लिए मोर देन वन जीन हो उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजीन मोर जीन एक करेक्टर को कोड करती है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसे कहा जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है और लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होता है ये एनवायरनमेंट से। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एडेटिव इफेक्ट भी कहा जाता है या कॉम्युटेटिव इफेक्ट भी से कहा जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करें तो इसमें दो तरह की एलील प्रेजेंट होती है, एक होता है कंट्रीब्यूटिंग एलील एंड सेकंड इज नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील। नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील को नल एलील भी कहा जाता है। जो डोमिनेंट एलील होगी वो कंट्रीब्यूटिंग एलील होती है और जो रिसेसिव एलील होती है वो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील होती है। ईच डोमिनेंट एलील हैज़ इक्वल कंट्रीब्यूशन, जितने उसमें डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी इंटेंसिटी ऑफ करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंस ऑफ एलील ओनली। जो डोमिनेंट एलील उसमें जितने नंबर की प्रेजेंट है उतने ज़्यादा इंटेंसिटी उस करेक्टर की उसमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर की हम बात करें तो ह्यूमन स्किन में पिगमेंट प्रेजेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो है वो कोड करती है मेलेनिन पिगमेंट के लिए। तो जीन ए के लिए जो एलील होती हैं वो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए होती है।
कैपिटल बी के लिए जो एलील होती हैं वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी देखने को मिलती है, और इसी तरह से कैपिटल सी के लिए जो एलील होती है वो कैपिटल सी एंड स्मॉल सी होती है। इस सभी एक्सप्रेशन में हमें डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील जो है वो सबसे ज़्यादा 6 एलील इसी में हमें डोमिनेंट देखने को मिलती हैं। जितनी ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगी उतना उस कैरेक्टर का इंटेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब कि मेलानिन पिगमेंट जो है वो इसमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, और इसे दिया था निशन एहले इन कर्नल कलर इन व्हीट में। 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके लिए, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, और ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होगी तो डीप रेड हमें देखने को मिलेगा। तो डीप रेड कैपिटल ए, कैपिटल बी को मिलता है, और कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इंटरमीडिएट अगर हमें डोमिनेंट देखने को मिल रहे हैं तो इंटरमीडिएट होगा। ए, स्मॉल बी दोनों ही रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो कलरलेस देखने को मिलता है। इसी तरह से इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो उसे हम कलरलेस कहेंगे। और जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि कितने ये डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन या हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n+1। n जो है इसमें नंबर ऑफ जीन के लिए कहा जाता है। अगर हम इसी में बात करें तो हमारे पास 2 जीन हैं ए एंड बी। 2 जीन के लिए हमारे पास कितने इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, तो इस पुट करेंगे वैल्यू 2 × 2 + 1 दैट इज 5। तो 5 हमारे पास इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। 5 कॉम्बिनेशन में हम स्टार्ट करेंगे 0 डोमिनेंट। अगर हमारे पास एक भी डोमिनेंट नहीं है, 1 डोमिनेंट है, 2 डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट है और 4 डोमिनेंट है। अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा तो उसे कलरलेस कहेंगे। 1 डोमिनेंट अगर होगा तो उसे लाइट रेड कहेंगे। 2 डोमिनेंट होंगे तो उसे इंटरमीडिएट रेड कहेंगे, एंड 3 डोमिनेंट देखने को मिलेंगे तो उसे रेड कहेंगे। 4 डोमिनेंट देखने को मिलेंगे तो उसे डीप रेड कहेंगे। तो इस तरह से ये हमें डोमिनेंट एलील के 5 कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितने डोमिनेंट है। 4 अगर डोमिनेंट है तो 4 डोमिनेंट को कहा जाएगा डीप रेड, तो ये डीप रेड है। 3 अगर डोमिनेंट है तो रेड है। 2 अगर डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट है। 3 अगर डोमिनेंट है तो रेड है। 2 अगर डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट है, एंड 1 अगर डोमिनेंट है तो उसमें हमें लाइट रेड देखने को मिलता है। और अगर 2 डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, और 1 ही डोमिनेंट है तो लाइट रेड देखने को मिलता है। और अगर चारों ही हमारे पास रिसेसिव हैं, कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो कलरलेस देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हमारे पास जो रेशो आती है 1:4:6:4:1 रेशो हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि डीप रेड 1 देखने को मिलता है, रेड हमारे पास 4 देखने को मिलते हैं, एंड इंटरमीडिएट रेड हमें 6 देखने को मिलेंगे, लाइट रेड 4 देखने को मिलेंगे, एंड कलरलेस जो है वो 1 देखने को मिलता है। तो इस तरह से इनकी रेशो जो है वो आती है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने आने चाहिए, देन हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से इस तरह से जान सकते हैं कि किस तरह के इनके कलर होंगे। देन हम इसमें इनके डोमिनेंस को निकाल सकते हैं कि जितने डोमिनेंट हैं उनका जो है उतना ही डीप कलर हमें देखने को मिलेगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कर्नल कलर इन व्हीट, सेकंड इसमें है ह्यूमन स्किन कलर, थर्ड इज द ह्यूमन हाइट, IQ, स्पर्म प्रोडक्शन, एग साइज एंड एग प्रोडक्शन, फ्रूट साइज, फ्रूट शेप एंड सीड नंबर, मिल्क प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इस तरह से इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन स्किन कलर को दिया था डेवनपोर्ट एंड डेवनपोर्ट ने ही इसे दिया था। और कोड करता है हम जो ह्यूमन स्किन कलर है 3 जीन कोड करती हैं। कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C जो है अपनी डोमिनेंट फॉर्म में ये तीनों जीन जो हैं वो कोड करती हैं स्किन कलर के लिए या मेलानिन पिगमेंट के लिए। तो डोमिनेंट एलील अगर हैं तो मेलानिन सिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C तीनों ही अगर है कैपिटल फॉर्म में हैं तो ये डार्क कलर या निग्रो ब्लैक इसे कहा जाता है, मैक्सिमम मेलानिन पिगमेंट इसमें होता है। और अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो उसे एल्बिनो कहा जाता है, नो मेलानिन पिगमेंट।
तो अगर हम इन 3 जीन के लिए कोड निकालें तो सबसे पहले हमें इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n+1 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन। तो अगर नंबर ऑफ जीन हम पता है तो हम इसमें स्किन कलर की अगर हम बात करें तो उसमें 3 जीन प्रेजेंट होती है। तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2 × 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो 3 जीन के लिए कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जीन अगर हमारे पास है तो उसमें हमें 7 कॉम्बिनेशन जो है वो डोमिनेंट जीन के देखने को मिलते हैं। 7 कॉम्बिनेशन इसमें हमें जो देखने को मिलते हैं दैट इज 0 अगर डोमिनेंट हमें देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे एल्ब्यूको, जिसमें कि मेलानिन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। 1 अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है, एक ही डोमिनेंट है तो वेरी फेयर, 2 डोमिनेंट होंगे तो फेयर एंड 3 अगर डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट, 4 डोमिनेंट होंगे तो लाइट डार्क एंड 5 डोमिनेंट होंगे तो डार्क कलर एंड 6 डोमिनेंट होंगे तो निग्रो डार्क या वेरी डार्क इसे कहा जाए। तो इस तरह से ये 7 कॉम्बिनेशन जो है हमें 3 टाइप ऑफ जीन में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं निग्रो ब्लैक एंड एल्ब्यूगो के बीच में अगर कॉम्बिनेशन। निग्रो ब्लैक मतलब कि पूरे के पूरे सभी डोमिनेंट हैं एंड एल्ब्यूगो का मतलब कि सभी के सभी रिसेसिव हैं। इनमें गैमेट होंगी कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C और इसमें स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। फर्स्ट हमें जनरेशन देखने को मिलती है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। ये हमारे पास F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में अगर हम सेल्फिंग करते हैं मतलब कि अगर ये मेल है तो इसी तरह से फीमेल के साथ जब हम इसका सेम क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम इनके गैमेट्स की बात करें तो इस मेल के फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक के गैमेट के निकालने की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास अगर हम फीमेल के गैमेट्स की निकालते हैं तो इसमें है कैपिटल A। इस तरह से हम गैमेट्स निकालते हैं, कैपिटल A लिखेंगे एंड स्मॉल a लिखेंगे। देन उसके बाद इस तरह से कैपिटल B स्मॉल b, देन कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c लिखेंगे। सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, कैपिटल B लिखेंगे, स्मॉल b लिखेंगे। देन इसके बाद कैपिटल C करेंगे। दोनों में ये इसी तरह से सेम किया जाता है। देन अब हम इनको रीड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो गैमेट बनता है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो एक हमारे पास ये गैमेट बना। सेकंड हमारे पास जो गैमेट बनता है दैट इज कैपिटल A, कैपिटल B एंड स्मॉल c। तो कैपिटल A, कैपिटल B एंड स्मॉल c दूसरा गैमेट बनता है। थर्ड हम बात करते हैं गैमेट तो वो बनता है कैपिटल A, स्मॉल b एंड कैपिटल C। इसी तरह से नेक्स्ट कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल c। देन इसके बाद स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल c। नेक्स्ट बनता है स्मॉल a, स्मॉल b, कैपिटल C। देन इसके बाद स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो इस तरह से 8 गैमेट हमारे पास ये निकलते हैं। 8 गैमेट अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी सेम 8 गैमेट होते हैं। इसी तरह से ये 8 जो है वो मेल में, क्योंकि ये सेल्फिंग जो है वो सेम तरह के कॉम्बिनेशन में ही देखने को मिलती है। तो अगर 8 फीमेल में बन रहे हैं तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो मेल में भी बनेंगे। तो टोटल जो है वो 16 गैमेट इसके हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से ये 8 गैमेट हम एक तरफ लेंगे, इसी तरह से ये 8 गैमेट हम दूसरी तरफ लेते हैं। तो जब इनमें सेल्फिंग करवाई जाती है और हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C क्रॉस करता है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के साथ, तो हमें 6 डोमिनेंट यहाँ पर जीन देखने को मिलते हैं। सेकंड अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें 5 डोमिनेंट है। इसी तरह से सेम हम सभी में करेंगे तो ये हमें डोमिनेंट एलील कितने हैं वो पता लग जाएगा कि डोमिनेंट कितनी जो है वो ये इस तरह से हम ये डोमिनेंट का पता लगा सकते हैं। इस तरह से ये 16 जो गैमेट हैं इनमें हमें टोटल ये जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं ये 64 कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। इन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इफ निग्रो ब्लैक पर्सन मैरिड विद द एल्बिगो मेल। तो अगर बिल्कुल निग्रो ब्लैक जो है वो एल्बिगो मेल के साथ क्रॉस करता है, what will be the probability of negro black offspring in the F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हमें 6D कितने देखने को मिलेंगे। तो रेशो हमें पता ही है दैट इज 1, 6, 15, 20, 15, 6 एंड 1। ये हमारे पास रेशो आती है जिसमें कि 0 डोमिनेंट एल्बिगो जो है वो हमें एक ही देखने को मिलता है। 6 जो हैं वो एक डोमिनेंट वाले हमें 6 देखने को मिलते हैं। 15 जो है वो 2 डोमिनेंट वाले होते हैं। 20 जो है वो 3 डोमिनेंट वाले हैं। 15 जो है वो 4 डोमिनेंट वाले हैं एंड 6 जो है वो 5 डोमिनेंट वाले हैं एंड 1 जो है वो 6 डोमिनेंट वाले हैं। जो 1 ही है जो 6 डोमिनेंट वाला है। तो निग्रो ब्लैक जो है वो एक ही देखने को मिलता है। टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास ये 64 होते हैं जिनमें से 1/64 जो है ये हमारा करेक्ट है। तो एक ही हमें निग्रो ब्लैक देखने को मिलता है टोटल कॉम्बिनेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग वुड बी पेरेंटल टाइप। तो पेरेंटल टाइप का मतलब है कितने कॉम्बिनेशन जो है वो पेरेंटल है। तो एक हमने एल्ब्यूगो लिया है, मेल जो है एल्ब्यूगो है एंड फीमेल जो है वो निग्रो ब्लैक है। तो ये हमें एक ही देखने को मिला एल्ब्यूगो भी, और एक ही हमें निग्रो देखने को मिला। तो आउट ऑफ 64 हमें 2 ही जो है इसमें देखने को मिलते हैं पेरेंटल टाइप। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग वुड बी मुलेटोज टाइप। तो मुलेटोज टाइप हमें कितने ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं। तो मुलेटोज टाइप जो है वो 23 डोमिनेंट इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे पास 20 इंटरमीडिएट होते हैं मुलेटोज टाइप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या इसे मैटरनल इनहेरिटेंस, नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और एक्सटर्नल इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस और ऑर्गेनल इनहेरिटेंस इसे ही कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था इनहेरिटेंस जो है वो बाई पेरेंटल होती है और न्यूक्लियर जीन जो है वो इनहेरिटेड होती है। मतलब कि दोनों पेरेंट्स जो हैं उनमें इनहेरिटेंस देखने को मिलती है, और जो न्यूक्लियस होता है वो ही इनहेरिटेड होता है टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन ये होती है। यूनिपेरेंटल बाय मदर भी देखने को मिलता है। यूनिपेरेंटल का मतलब है कि मेल से जो है वो स्पर्म में न्यूक्लियस ही ट्रांसफर होता है, लेकिन फीमेल में साइटोप्लाज्म के जो जीन्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व होता है, तो उसके जीन जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इसे यूनिपेरेंटल या वाई मदर कहा जाता है। एंड साइटोप्लाज्मिक जीन जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह की इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के टाइम अगर हम बात करें, मेल से जो है वो न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल, जिसमें कि ये न्यूक्लियस के साथ इनमें फ्यूजन देखने को मिलता है, इसलिए 2n देखने को मिलता है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो मदर का ही होता है, तो इसमें न्यूक्लियर जीन जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों की हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म की जो जीन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की ही प्रेजेंट होती हैं जाइगोट में, और जाइगोट से फिर ऑफस्प्रिंग बनता है। तो अगर हम जीन्स की बात करें, न्यूक्लियस में भी जीन प्रेजेंट होती हैं, और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये साइटोप्लाज्मिक जीन जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ मदर का होता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसलिए इसे कहा जाता है। फर्स्ट इसे ऑब्जर्व किया था कार्ल कॉरेंस ने इन द प्लास्टिड इनहेरिटेंस ऑफ 4 o'clock प्लांट में। उसमें सबसे पहले देखा था कार्ल कॉरेंस ने प्लास्टिड इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट, कापा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया, स्मॉल ए आएगा यहाँ, सेल कॉइलिंग इन स्नेल, लैमिनिया पेरिग्रा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन मेज, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Stay updated. See you in the next video.